लेकिन ऐसा हम लोग का स्थिति बना दिया गया है। ये संस्थान जो चमक रहा है, ये हम लोग का चेहरा से ग्लो चुरा चुरा के चमक रहा है सर। पर कोशिश हमने तभी करी था कि वाटर लॉगिंग है, ये सिचुएशन हो सकती है, ये तो हमने कभी अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं इस कोचिंग इस लाइब्रेरी में ना जा सका। मैं इनके शब्द हैं ये कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा एडमिशन यहाँ पे नहीं हुआ और मैं बच गया। हो सकता था इन बच्चों में मेरा भी नाम होता। बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ORN यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर। ये इलाका वैसे तो जाना जाता है, देश के आला अधिकारी यानी कि IAS अफसर, IPS अफसर इस इलाके से निकलते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप फ्रेम में देख पा रहे हो, मेरे पीछे एक जगह है, आप वो देखिए। मेरे पीछे है राव IAS सेंटर। आपको शायद ये पढ़ के लग रहा होगा कि यहाँ पे IAS की पढ़ाई होती है, IAS की तैयारी होती है। आप गलत नहीं है, होती थी। लेकिन इस वक्त ये जगह 3 बच्चों की जिंदगी को ले बैठा। जी हाँ, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ 3 बच्चे जिनका की जो नाम है श्रेया यादव, उम्र 25 साल, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से थी। तान्या सोनी, इनकी भी उम्र 25 साल, जो कि तेलंगाना से थी। नवीन डेलविन 24 साल, जो कि एर्नाकुलम केरला से थी। अब आप सोचिए कि 3 बच्चे जो कि इतने दूर दूर से यहाँ पर सपने लेके आए कि हम किसी दिन IAS बनेंगे। उनके सपने तो उनके सपने, उनके साथ साथ उनके माँ बाप के सपने। लेकिन आज से 4-5 दिन पहले ये जगह उन बच्चों की जान ले गई। जो घटनाक्रम था वो कुछ ऐसा था कि बारिश का समय था, यहाँ पे पानी भर रहा था, जो आप देख सकते हैं। अभी अगर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि हर जगह यहाँ पर बैरिकेडिंग है पुलिस की। उस वक्त कुछ भी बैरिकेडिंग नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है कि कुछ भी घटनाक्रम नहीं हुआ था। उससे पहले यहाँ पर जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लिखी, अब आप मजाक की बात देखिएगा, पुलिस की रिपोर्ट में ये बताया गया कि यहाँ से इधर जल भराव था कोचिंग सेंटर के जस्ट सामने। कोचिंग सेंटर के नीचे बेसमेंट में एक लाइब्रेरी चलती थी जो कि अलाउड नहीं थी। उसके बाद भी कोचिंग सेंटर वो लाइब्रेरी चलाता था। और ना सिर्फ राव IAS सर्कल आपकी जो ये आपका लाइब्रेरी है बेसमेंट में चलाता है, बल्कि यहाँ पे अगर बात करें ओल्ड राजेंद्र नगर की और आपकी मुखर्जी नगर की, तो कई कोचिंग सेंटर हैं जो कि इलीगल तरीके से, जिनको परमिशन नहीं है, उसके बाद भी बेसमेंट में अपनी जो लाइब्रेरी है वो चलाते हैं। उसके बाद जो पुलिस की रिपोर्ट थी उसमें यह था कि यहाँ पर पानी भरा हुआ था। एक गाड़ी आई SUV, उस गाड़ी से बहाव बहुत तेज हुआ। जो बेसमेंट का गेट था वो गेट टूटा और पानी अंदर एंटर कर गया। पुलिस ने जो वो गाड़ी का ओनर था उसको भी अपनी चार्जशीट में, उसको भी अपनी FIR में दोषी ठहराया है। अब आप मजाक का वाकया देखिए, अगर एक नॉर्मल इंसान भी देखे, गलती इसमें किसकी? क्या गलती उस आदमी की जो यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा था, कि गलती इस कोचिंग सेंटर वालों की जो कि इतने सालों से ये कोचिंग सेंटर चला रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। पुलिस ने जो इसमें रिपोर्ट लिखी, वो उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ कि आप उस SUV वाले को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं, उसका कोई इंटेंशन नहीं था। अगर आप लॉ की बात करें तो लॉ में हम सब प्रिंसिपल जानते हैं कि लॉ जो फॉलो करता है वो मेंस रिया का प्रिंसिपल फॉलो करता है, यानी कि गिल्टी इंटेंशन का प्रिंसिपल फॉलो करता है लॉ। लेकिन उस आदमी का कुछ गिल्टी इंटेंशन थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने हास्यास्पद तरीके से उसको अपने जो चार्जशीट थी उसमें आरोपी बनाया। उसके बाद जब लोगों का दोष बढ़ा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद जो राव अकेडमी है उसके जो मालिक हैं और उसके जो मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट करा गया। उसके बाद से लगातार आप यहाँ पर देख सकते हैं फुटेजेस में, यहाँ पर लगातार मीडिया का जमावड़ा भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, लोग की लगातार उसी दिन से आज 6वां दिन है इस घटनाक्रम को, 6 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं और अपना जो दोष है वो जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे आप लगातार देख सकते हैं, हमारे पास लोग भी आसपास हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास सर भी मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम आर्यन है। आर्यन नाम है आपका? आपका क्या नाम है? सत्यम। सत्यम। तो आर्यन जी, आपसे मेरी बात, आपका आप भी नाम बताइए। मेरा नाम राहुल अरोड़ा है। राहुल अरोड़ा जी। तो आपसे हम बातचीत चालू करेंगे। आपने बताया कि जब से ये सब हुआ तभी से यहाँ पर लगातार है, प्रोटेस्ट है। क्या कहना चाहेंगे, कितना दर्दनाक कि ये घटनाक्रम घटा, पूरी मीडिया इसको इस वक्त कवरेज कर रही है, उसके बाद भी MCD के जो अधिकारी हैं वो नहीं सुनते हैं? ये जो घटना, सबसे पहले जो घटना राव IAS एकेडमी के बेसमेंट में हुई, बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत निराशजनक है। लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इसका विरोध कर रही है। उसके बाद भी अभी तक MCD के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। सर, जिसकी जिम्मेदारी थी वो तो अगर ग्राउंड पे देखा जाए
तो पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर हटके जो ऑफिशियल्स जिनका काम है ये करवाना, जिसमें एमसीडी के हिस्से में आता है ड्रेनेज क्लीन वगैरह करवाना, तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एमसीडी की ही है। अब उनकी बात अगर नहीं सुनी जा रही थी या जो भी इश्यूज है, तो वो उनका इश्यूज है कि उनको परमिशन जल्दी से लेने की कोशिश करनी चाहिए थी या जो भी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है ड्रेन क्लीन करने की। अभी भी यहाँ पे पानी, कल परसों भी आपने देखा होगा जो प्रोटेस्ट में सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक पानी भरा था, स्विम कर रहे थे स्टूडेंट्स, और वो उस इंसिडेंट्स के बाद की स्टोरी है। पटेल नगर, शादीपुर में भी सेम हालत है, ऐसे ही पानी भरा होता है। वहाँ तो और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि एकदम पतली पतली सकरी गलियाँ हैं वहाँ पे जिसमें स्टूडेंट्स रहते हैं। मैं खुद एक पतली सकरी गली में रहती हूँ, वहाँ पे तार के गुच्छे लटक रहे होते हैं, सब कुछ है, तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की ही बनती है उसको सही। जितना न्यूज़पेपर या न्यूज़ को एक यूपीएससी एस्पिरेंट फॉलो करता है उतना कोई भी नहीं करता है। द हिंदू से हमारा दिन शुरू होता है और लास्ट में रिवीजन पे हमारा दिन ख़त्म होता है। पिछले साल 2023 में मुखर्जी नगर में आग लगी। ऐसी वीडियो सामने आई कि बच्चे बिल्डिंग के ऊपर से कूद रहे और नीचे उनके घुटने टूट गए, कुछ लोग इंजर्ड हुए। कुछ टाइम के लिए वो हाइप बनी, बहुत सारे वादे हुए, बहुत सारी मांगे हुई, और बच्चे जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इतनी सारी भीड़, 1.5 हफ्ते पहले यहाँ कोई नहीं था। जब ये इंसिडेंट हुआ ये भीड़ एकदम से आई, क्योंकि ये भीड़ असली कारण के लिए नहीं है। यहाँ पे ये इसलिए आई हुई भीड़ है कि उनको दिख रहा है कुछ अलग हो रहा है। आने वाले 1 महीने बाद जब इसमें लाइमलाइट थोड़ी कम हो जाएगी, मीडिया वाले कम हो जाएंगे, यहाँ के 80% लोग गायब हो जाएंगे। जब ये इंसिडेंस हुआ उसके 2 दिन पहले ही हमारे एक और फेलो एस्पिरेंट की डेथ हो गई थी, नीलेश राय की, इलेक्ट्रोक्यूटेड होने के कारण। पर देन अगेन वहाँ पे भी इशू यही था कि वाटर लॉगिंग वगैरह बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद डेथ हुआ था। उसके बाद सारे स्टूडेंट ने मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाया था। उस समय आवाज़ हमारी उतनी बुलंद नहीं थी, पर कोशिश हमने तब भी करी था कि वाटर लॉगिंग है, ये सिचुएशन हो सकती है। ये तो हमने कभी अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था जब कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है। पर ये चीज़ था कि जैसे वाटर लॉगिंग होती है अलग अलग जगह पे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी एमसीडी या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें इंक्लूडेड हैं, वो अगर एक्शन लेते टाइमली तो सच में ऐसा नहीं होता। देखिए, आपने क्या नाम बताया था अपना? सत्यम। सत्यम। ये आप एक पोस्टर लेके खड़े हुए हैं, अगर पोस्टर को मैं पढूं तो इस पे लिखा हुआ है ADIH। अच्छा, अधिकार। अधिकार में A फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोचिंग, D फॉर डिमांड ऑफ कंपेंसेशन फ्रॉम अथॉरिटीज एंड इंस्टीट्यूट, H फॉर हब फॉर लाइब्रेरीज, I इमीडिएट एक्शन बाय MCD, K फॉर कानून फॉर रेंट एंड ब्रोकरेड कोचिंग फीस, एबॉलिशमेंट ऑफ ब्रोकर ओनर लोकल अथॉरिटी नेक्सस रिड्रेसल फोरम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कई ऐसे पोस्टर्स हम लोगों को यहाँ पर देखे, लगातार लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफी ज्यादा गुस्सा है बच्चों में। क्या कहना चाहेंगे आप सत्यम के दुखद घटना के? आप भी एस्पिरेंट हैं? यस सर। आप भी एस्पिरेंट? यस सर। कहाँ पढ़ते हैं? हम यहीं पढ़ते थे। आप यहीं पढ़ते थे? अच्छा, तो क्या जो 3 बच्चों की जिनकी दुखद मृत्यु हुई, क्या आप उनको पहले से जानते थे? सर मैंने यहाँ पे ट्रायल लेने की सोचा था मैंने, बट कुछ कारण मैं यहाँ पे ट्रायल नहीं ले पाया लाइब्रेरी में। वे तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं इस लाइब्रेरी में ना जा सका मैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो राव एकेडमी एक ऐसी एकेडमी जिसका कि नाम चलता है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये इनके शब्द हैं ये कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा एडमिशन यहाँ पे नहीं हुआ और मैं बच गया। हो सकता था इन बच्चों में मेरा भी नाम होता। जी। कि हम बच्चे सर पढ़ाई छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं सर, तो हमारी मांगे को जल्द से जल्द पूरी की जाए। और सर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, ये ब्रोकरेज का जो सिस्टम था सर, मैं देख रहा हूँ फिर से ब्रोकरेज की सिस्टम फिर से चालू हो गया सर। मैं करोल बाग का रहने वाला हूँ, अभी देख रहा हूँ सारी दुकानें ब्रोकरेज की खुल गई है और अपने गद्दी पे बैठ के हुए धंधा करने के लिए चालू हो गए हैं सर। ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मगर अब मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले साल यहाँ पे जो यहाँ पे घरों के रेंट थे वो कोविड वाले चल रहे थे। कोविड में सब घरों ने अपना रेंट कम किया क्योंकि बच्चे घर चले गए, और ये एरिया बहुत ओवर क्राउडेड है। जिस रूम का रेंट 7,000 हुआ करता था, उन्होंने एकदम से अपना रेंट 12,000 कर दिया। रेंट एग्रीमेंट आपका है, सब कुछ आपका, और आप उनसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बच्चों का मेन फोकस पढ़ाई होता है। उनको लगता है कि क्या किसी के साथ बहस में पड़े जाए। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे इन बच्चों, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और हर जगह दिल्ली में, मगर ये मुद्दे लाइमलाइट में इसलिए आ जाते हैं कि एकदम से न्यूज़ हुई, सब लोग इकट्ठा हो गए। मगर इसके अलावा इतने ज़्यादा मुद्दे यहाँ पे हैं और हर बच्चे ने फील किया हुआ। आप किसी से पूछ लो, यहाँ पे ओवर रेंट है। जितना भी बच्चा बिहार से, झारखंड से, यूपी से, दूसरा स्टेट से आता है सर, गरीब बच्चा लोग आता है, रेंट के नाम पे उन लोग साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाता है पूछिए। अगर आप 1 महीना रह कर रूम बदलना चाहते हैं ना किसी कारण से, तो आपको लगभग 2.5 से 3 महीना का रेंट दे करके वहाँ से आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं सर। ये जो रेंट की बात है वो एकदम सच है।
क्योंकि कोविड के टाइम पे मैं ORN में भी आई थी, मैं तब यहीं रहती थी, तब मैं पे करती थी 5500 रुपीज़, मैं डबल शेयरिंग रूम में रहती थी। उसके बाद मैं पटेल नगर में चली गई, तब मेरे रूम का जो कॉस्ट था वो 7000 था। 2 महीने मतलब ओमिक्रॉन का वेव खत्म हुआ, 2 मंथ्स पास हुआ और तुरंत ही हमारा रेंट बढ़ा दिया। 14 था 16 हो गया, 16 से 18 हो गया। 1 साल भी नहीं, मतलब 1-1.5 साल हुआ होगा मुझे मुश्किल से, और 14 से जो रेंट है हमारे फ्लैट का वो 18 हो गया और मोस्ट प्रोबेबली अब 20 होने वाला होगा, क्योंकि वो रिन्यू होता रहता है कॉन्ट्रैक्ट हमारा। बोलते तो है 10% पर 10% से ज़्यादा भी बढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स का। सडनली रेंट बढ़ा देते हैं, बोलते हैं अब तुमको खाली करना है तो खाली करो और रहना है तो फिर तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ है कि उनको शिफ्ट करवाया 10,000 11,000 बोल के और सडनली 14-15 कर दिया और उनको बोला कि आपको रहना है तो रहो, नहीं तो खाली करो। और वो मेरा जो दोस्त है या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार ब्रोकरेज देकर शिफ्ट करते हैं वहाँ पे, और फिर जब ब्रोकर को भी कंप्लेन करते हैं तो ब्रोकर भी नहीं सुनते, ओनर भी नहीं सुनते, कहते हैं खाली कर दो वरना पैसा दो। मैंने यूपीएससी का टोटल 3 मेंस लिखा है, 2 इंटरव्यू दिया है। 3 मेंस लिखे हैं और 2 इंटरव्यू दिए हैं। यस सर। अच्छा। हाँ ठीक है। और आज के डेट में ऐसी स्थिति है कि मेरे जैसे विद्यार्थी को यहाँ पर आकर के भूख हड़ताल तक का जो है निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी लोग को बना दिया गया है गाय, जिसको दूहने के लिए सुबह शाम लोग आ जाते हैं। सुबह में कोई ये दुहेंगे, शाम में सरकार वाले दुहेंगे, सुबह में कोचिंग वाले दुहेंगे, शाम में सरकार वाले दुहेंगे, ठीक है। लेकिन चारा देने के लिए कोई नहीं आता है। नीट का पेपर तक इन लोगों ने लीक करा दिया सर, छोटा बच्चा का पेपर। यूपीएससी में पूजा केड़कर का मामला, दृष्टिबाधित का सर्टिफिकेट बना करके वो सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट करने वाले लोग भी दृष्टिबाधित थे क्या? उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि दृष्टिबाधित है या नहीं है ये महिला? जब पूजा केड़कर दृष्टिबाधित का सर्टिफिकेट बनाई, ठीक है, सर्टिफिकेट मेडिकल होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन उसका इंटरव्यू कौन लिया? उसको पता नहीं चला कि ये दृष्टिबाधित है महिला। यूपीएससी का आप अगर आज इंटरव्यू देते हैं तो अगले दिन मैंडेटरी है आपके लिए कि मेडिकल में जाना जरूरी नहीं है, तो कैंडिडेचर कैंसिल। और वो लड़की 4 बार मेडिकल देने नहीं गई और प्राइवेट हॉस्पिटल का भेज दी सर्टिफिकेट, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। यानी जब जिस यूपीएससी 500 सिलेक्शन है सर, और एक बैच में बता रहे हैं, किसी भी हम कोचिंग का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक एक बैच में 800-900 बच्चा, और ऐसा ऐसा हजारों हजार बैच चल रहा है, 2-2 ढाई लाख रुपया दे करके, ठीक है। 500 सिलेक्शन के लेकर उसमें भी ये लोग 20 सीट 50 सीट 100 सीट अगर सेट कर लेगा तो बचा क्या हम लोगों के लिए? बस इतना बता दीजिए, हम लोग के लिए क्या बचता है? हम लोग के लिए क्या बचता है सर? हम लोग अपना घर में जाके क्या मुंह दिखाएं, ये बताइए, ठीक है। घर यहाँ 2-2 साल के बाद बच्चा घर लौट नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि रिलेटिव क्वेश्चन पूछेगा। वो रिलेटिव जो साला कभी एक किताब पूरा नहीं पढ़ पाएगा शुरू से अंत तक, वो 12-12 घंटा पढ़ने वाला से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन ऐसा हम लोग का स्थिति बना दिया गया है। ये संस्थान जो चमक रहा है, ये हम लोग का चेहरा से ग्लो चुरा के चमक रहा है सर। समझ रहे हैं आप बात को? ये हम लोग का चेहरा का ग्लो चुरा करके चमक रहा है। और इन लोग का जो पेट निकला हुआ ओझा सर का, मेरा भूख के कारण उनका पेट निकला हुआ है। हम लोग का भूख मार करके, हम लोग का भोजन छीन करके उनका पेट निकला हुआ है। वो वहाँ ये करेंगे, भाषण देंगे और उनको हम लोग सुनेंगे। कितना दिन से कौन सा एगो नया किताब पढ़े बस बता दे, उतना महीना में कौन सा नया किताब पढ़े बता दे, ठीक है। हम कट्टा चलाते थे, अरे भैया कट्टा चलाते थे तो तुमको गुंडा बनना चाहिए था। टीचर कैसे बन गए तुम? कट्टा चलाते थे तो तुम गुंडा बनते ना भाई, टीचर कैसे बन गए? कट्टा चलाने वाला को गुंडा बनना चाहिए, कलम चलाने वाला को टीचर बनना चाहिए। आप जाकर के स्टूडेंट को बोल रहे, तो अब जब यहाँ का स्टूडेंट बोल रहा है कि सर आइए हम लोग गुस्सा है, तो कट्टा चलाने वाला कलेजा कहाँ गया? जो कट्टा चलाने वाला भी रहता है ना सर, ना वो कलम चलाए ना कट्टा चलाए। अगर कट्टा चलाने वाला कलेजा होता तो यहाँ आते हैं, डरते नहीं। यहाँ किसी के पास कट्टा नहीं है, फिर भी आने से उनको डर लग रहा है, कहाँ है बताइए? यहाँ पर लगातार स्टूडेंट्स की ये मांग है, जो टीचर्स यूट्यूब पर इंटरनेट पर खुल के सामने आते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। आप देखिए लगातार ये पोस्टर यहाँ पर चल रहा है, अधिकार, जहाँ पर केवल न केवल इस घटना की बात करी जा रही है, बल्कि स्टूडेंट्स अपने रेंट की बात कर रहे हैं, अपने खाने की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो टीचर्स गायब हैं। हमारे साथ यहाँ पर जी, अगर मैं एक चीज बता दूं आपको, बातें ड्यूटीज की होती है, आर्टिकल 51 ड्यूटी है। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कोई माँ का सोना बेचकर, कोई बाप का खेत बेचकर कोई लोन लेकर पढ़ने आता है, और आप जितना फीस मांगते हो उतना देते हैं। हम रील्स बना कर माइंड वॉश करते हो बच्चों को, जो 12th पास किए होते बच्चे हैं। और बात आती है जब ऐसी घटनाएं घटती है तो आप छुप जाते हो। तब कहाँ रील्स क्यों नहीं बनाते हो तुम? तब एक मैसेज भी कर दिए होते कि हम छात्रों के साथ हैं, तो हम लोग उनके लिए ना अपनी जान निकाल कर देते, खासकर डॉक्टर विक्रम निकाल कर देता। यही शुरुआत उसी दिन से मैं बैठा हुआ था, लगातार बैठा हुआ हूँ। जिस दिन ये हादसा हुआ था उसी दिन रात को मैं 2:30 बजे आ गया था। अगर मैं वो आ गए होते ना, हम युवा उनके लिए जान की न्यौछावर कर देते। लेकिन ये फर्जी रील्स बनाने वाला मास्टर जो बनकर घूम रहे हैं, जो गरीब मजदूर किसान के बच्चों को
शोषण इस लेवल से कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते किस लेवल से करते हैं, सोच नहीं सकते उस दर्द को, उस माँ बाप के सपने के। एक बात बोल रहे हैं कि दर्शन जो है दिखाने के और जो इन रियल दर्शन है वो कुछ और। बिल्कुल। और देखिए यहाँ भी हम हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, मुखर्जी नगर में भी हम लोगों ने एक अपने तरफ से आंदोलन की पूरी प्रयास किया चीजें, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने डिटेन किया, टारगेट करके पिटाई किया हमारी, हम लोगों ने अब एक प्लान किया है गांधी के रास्ते पर चलते हुए, न कोई पार्टी न कोई संस्थान न किसी, हम छात्र जो यूपीएससी की तैयारी लगातार बैक टू बैक, हमारा भाई है 2 बार मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, ऐसे भाइयों को हम साथ में बैठाएंगे। ऐसा नहीं कि जो ओझा बाबा बोल रहे थे ना कि जो स्टूडेंट वहां बैठा हुआ है वो स्टूडेंट नहीं है, वो फर्जी है, यहाँ आकर ये भाई सामने 2 इंटरव्यू 2 मेंस, अभी हम लोगों ने बना कर आया सारी प्लान, जंतर मंतर पर सभी बैठेंगे, छात्रों के एक मुद्दा, सारे जितने भी मुद्दे हैं उस मुद्दे को एक आंदोलन करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये मांग रख रही हूँ प्रधानमंत्री जी से कि पूरी दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे आईएएस की कोचिंग ले रहे हैं ना, उनका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग होनी चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था फ्री होनी चाहिए, उनके स्पेशल हॉस्टल होने चाहिए, उनकी पूरी केयर होनी चाहिए। और दूसरा ये 50% प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए, 50% उनका रिटर्न हो और 50% प्रोजेक्ट हो कि कितने बच्चे जो है वो जो हमारे देश की बुराइयां उनको जड़ों से निकालकर ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को दे सकते हैं, उसमें सुधार किया जाए। और इन बच्चों का भी एमसीडी ने जो की लापरवाही से जिन बच्चों की जान गई है उसमें सख्त कार्रवाई करे, मेरी ये मांग है गवर्नमेंट से। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक दर्द है कि चलिए 3 लोगों की दुखद मौत हो गई, लेकिन ऐसे मुद्दे कई हैं, छोटे छोटे घरों में लोग रह रहे हैं। अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ पे एक आध लोगों के हम रूम पर भी जाके देख के आए कि किस आप कह लीजिए कि किस माहौल में ये लोग रहते हैं अपने पीजीज में। यहाँ पे बहुत बच्चों को में दुख है, रेंट का दुख है, खाने का दुख है, और फिर अब आप देखिए जहाँ पे जब पढ़ने आते हैं तो यहाँ पे तो आप देखिए कि किस तरीके की घटनाएं यहाँ पर घटती हैं। अब हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है इस वक्त भी जारी है, और यहाँ पर लगातार जो है ना, हमको जब सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो यहाँ पर हम समस्याओं को देख रहे हैं कि कभी पुलिस के डीसीपी जो है वो इन पर प्रेशर बना रहे हैं उठने के लिए, कभी पुलिस के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो इन पर प्रेशर बना रही हैं कि अब आप लोग अपना प्रोटेस्ट ख़त्म करिए। तो मतलब लगातार जो है हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों से बातचीत भी करें, अगर ये लोग ऑन द कैमरा बोलने को तैयार हों इस वक्त। देखिए यहाँ पर लगातार जो है लोग गुस्से में, हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सर किस बात का गुस्सा? अभी तक जस्टिस नहीं मिली हमें और पुलिस वाले मनमानी करने किए जा रहे हैं। सर किस बात का गुस्सा है? अभी हम लोग प्रोटेस्ट भी देख रहे थे यार, बैरिकेड हटा दिए गए हैं, पुलिस चाहती है धीरे धीरे एक एक करके बच्चे को यहाँ से निकाल दिया जाए। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हाई कोर्ट की अभी बेसिकली हियरिंग आई है। बेसिकली इन पुलिस वालों ने पिछले 1 हफ्ते में कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे जैम लगा हुआ है। यहाँ पे किसी बच्चे को दोबारा एक्सीडेंट हो जाएगा, दोबारा चोट लग जाएगी। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा प्रोटेस्ट साइड के साइड में जैम किसकी वजह से लगा है? पुलिस ने जबरदस्ती बुलाया, ट्रैफिक डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, वो चोट लगेगी यहाँ से, एक्सीडेंट चले जाए यहाँ सर, लड़कियाँ चले यहाँ फिर दोबारा से जान का खतरा बना रहे हैं। ट्रैफिक लग गई सर, देखिए यहाँ पे चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से हट जाएं। फुटेजेस भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन बैरिकेडिंग के अंदर जो है प्रोटेस्टर्स लगातार बैठे हुए अपना द्वेष जाहिर कर रहे हैं, और यहाँ पर इन बैरिकेडिंग के बाहर लगातार जाम हुआ। इनका ये कहना है कि आप फिर से कुछ दुर्घटना करवाना चाह रहे हैं, आप क्या फिर से इस, आप देखिए एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप देखिए यहाँ पर लगातार देखिए, देखा आप लोगों ने हमारी खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत नाराजगी है लोगों की। लोग जो 3-3 बार 4-4 बार इंटरव्यूज तक पहुंच चुके हैं यूपीएससी के, वो अब इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर उन लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस प्रशासन जो है, एनडीआरएफ जो है, वो लगातार अब ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इस एरिया को जहाँ पर अब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये खाली करवाया जाए। लेकिन स्टूडेंट्स का एक तरफ ये भी कहना है कि इस बार जितनी भी कोशिशें पुलिस प्रशासन कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। हम लोगों ने आपको बेसमेंट भी दिखाया, हम लोगों ने आपको ये भी दिखाई, लगातार एमसीडी जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है वो अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पल्लड़ झाड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्यों?
ये मुझे नहीं पता, लेकिन आखिरकार कब तक ये सब चलता रहेगा? आखिरकार कब तक एमसीडी के जो अधिकारी हैं, एमसीडी के अधिकारी इसी तरीके से करते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी इस रिपोर्ट से, ना सिर्फ हमारी रिपोर्ट से, भले इतने मीडिया चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं, दुनिया भर की मीडिया इधर है, किसी से भी उन ऑफिशियल्स अधिकारी तक, उन अधिकारियों तक आवाज पहुंचे जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर एक ये भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, आगे बैंक है, ये दिखाइए आप एक बार जूम मार के, किस तरीके से यहाँ पर पानी अभी भी भरा हुआ है, किस तरीके से अभी भी गड्ढे हैं। आप जब और आगे जाएंगे और आगे तक पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी गड्ढे जो हैं बहुत ज्यादा आपके लिए डेंजरस लेवल पे हैं। और ये घटना तो एक घटना है, अगर प्रशासन ने इनकी नहीं सुनी, इन आवाजों को नहीं सुना, अभी भी दबाया गया, तो ऐसी घटनाएं हमको और देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूं लॉ स्ट्रीट जर्नल, लॉ स्ट्रीट भारत की पेशकश आप लोगों को पसंद आई होगी। इस पेशकश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जल्दी मुलाकात होगी मेरी और आपकी अगली पेशकश में। तब तक के लिए मुझे आदित्य शर्मा को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।